बहुत अच्छा होगा। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो आपको सही गाइड करते हैं। तो चलिए आज हमारे स्टूडियो में जो 2 दिग्गज मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, देवदत्ता मित्रा है हमारे साथ, जो कि लेक्चरर है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एट SNU सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद है मल्लिका रॉय चौधरी है, हेड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये दोनों दिग्गज हमें इस शो के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को गाइड करेंगी जो कि क्लास 12 के ओवर होने के बाद वो क्या करना चाहते हैं, अगर वो इंग्लिश में उनकी इंटरेस्ट है या फिर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उनके उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है देवदत्ता मैम आपसे कि जिस तरह से हम इंग्लिश के बारे में जब बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उनमें भी कंफ्यूजन आ जाता है कि कौन सा कोर्स ले इंग्लिश में जो हमारे भविष्य हमारे फ्यूचर के लिए सही हो। तो सबसे मेरा पहला सवाल है आपसे कि व्हाई शुड वन स्टडी इंग्लिश? देखिए, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट हमेशा से ही बच्चों को बहुत ही पसंद आया है। जैसे आप देखिए कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन इंग्लिश हमेशा स्टूडेंट्स को पसंद इसीलिए आता है, इसके कुछ कारण हैं। पहला ये कारण है कि आप देखिए इंग्लिश पढ़ने के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाते हैं। जैसे 4 साल के इंग्लिश के बाद, पहले 3 साल था, अभी NEP इम्प्लीमेंटेशन के बाद 4 हो गया है। तो 4 साल के इंग्लिश के बाद स्टूडेंट्स डिजिटल मीडिया में जा सकते हैं, जैसे ये ताज़ा TV, दिस इज़ डिजिटल मीडिया, या फिर प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं जैसे न्यूज़पेपर्स, या फिर कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, फिर आपका आ गया एडिटिंग, सब एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ है जो एवेन्यू स्टूडेंट्स के लिए आ जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस आप ट्रेडिशनल टीचिंग देखिए, टीचिंग पढ़ाई के बाद आप टीचिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो आप यूनिवर्सिटी में आके आप पढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो एक स्टूडेंट हु हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंग्लिश जो बाकी स्टूडेंट्स के पास नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स बहुत ही पसंद करते हैं इंग्लिश पढ़ना। बिल्कुल, जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो उनका फेवरेट सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इंग्लिश होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट्स उसके बारे में बात करते हैं और उसी फेवरेट सब्जेक्ट को वो अपना एक तरह से एक करियर ऑप्शन बना लेते हैं। मेरा सवाल आपसे भी है मालिका मैम की, जिस तरह से हिस्ट्री के बारे में जब हम बात करते हैं, हिस्ट्री हमेशा से स्टूडेंट्स को, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। तो इसके बारे में बताएं कि अगर हिस्ट्री को स्ट्रीम समझ लेकर के वो आगे बढ़े अपने करियर को लेकर के, तो किस तरह से वो उसको ऑप्ट करे? प्रियंका, ये प्रश्न पूछने के लिए बहुत धन्यवाद। अभी हिस्ट्री को शायद ही कोई बोरिंग सब्जेक्ट कहें, क्योंकि इसमें इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतने सारे डायमेंशंस हैं। आप अगर मध्यकालीन भारत के बारे में जानना चाहते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। प्राचीन काल दुनिया के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत या फिर विश्व के किसी भी हिस्से के बारे में अगर आपको अभी जानना है, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो बोरिंग तो हिस्ट्री है ही नहीं। और हिस्ट्री के कई सारे नज़रिया हमें पढ़ाना पड़ता है, चाहे वो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री हो, चाहे वो रिविजनिस्ट हिस्ट्री हो, चाहे वो नेशनलिस्ट हिस्ट्री हो। जिसका दृष्टिकोण जिस तरीके से आकर्षित होता है, हम उसी तरफ से, हर तरफ से हम पढ़ाते हैं। हिस्ट्री को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाने का भी जिम्मेदारी हमारी ही है एज प्रोफेसर्स, एज टीचर्स। उसको हम इंटरेस्टिंग और मन लुभाने के लिए बहुत सारे इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करते हैं। एक है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, जहाँ हम स्टूडेंट्स को प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट ले जाते हैं। वो म्यूजियम्स हो सकते हैं, हेरिटेज साइट्स हो सकते हैं, जहाँ पे खुद स्टूडेंट जाके छानबीन कर सके कि प्राचीन काल में या फिर मध्यकालीन भारत में क्या हुआ करता था। इसके अलावा हम एक और चीज़ करते हैं, प्रैक्टिस बेस्ड टीचिंग, जहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ देर बाद, कुछ पढ़ने के बाद खुद एक छोटी सी हिस्सा को लेके उस विषय पे वो खुद अपने पीयर्स को पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स में भी एक जागरूकता आ जाती है कि वो भी कुछ कर रहे हैं इतिहास के जगत में। और तीसरी एक और इनोवेटिव प्रैक्टिस हम करवाते हैं, स्टूडेंट्स को अपने इतिहास के बारे में लिखाते हैं। अभी इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानियाँ नहीं हैं,
चाहे वो फार्मर्स की स्ट्रगल हो, चाहे वो अपने घर की कुछ पुराने चीज़ें हो, उसकी भी हिस्ट्री स्टूडेंट्स अगर खुद लिखे फोटोग्राफ्स के माध्यम से या फिर किसी और सोर्स कलेक्शन से, तो फिर स्टूडेंट खुद बहुत जागरूक बन जाता है इतिहास के माध्यम में। बिल्कुल मैम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिस तरह से आपने बताया कि अब पहले बोरिंग हुआ करता था हिस्ट्री, लेकिन अब नहीं है। पहले के टाइम हम देखते थे कि स्टूडेंट्स जो होते थे वो हिस्ट्री को मग अप करते थे, तो अब किस तरह से स्टूडेंट्स को मतलब इनकरेज करेंगे ताकि वो इस स्ट्रीम में इनरोल करें? एक तो है हम SNU में ये मानते हैं कि हिस्ट्री शुड बी विदाउट बाउंड्रीज एंड इट इज़ बियॉन्ड द क्लासरूम। तो चाहे स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम का हो, आर्ट्स स्ट्रीम का हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम का हो, अगर उसके पास 55% परसेंटेज मार्क्स है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो वो हिस्ट्री अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल कर सकता है आफ्टर गिविंग द बेसिक एंट्रेंस टेस्ट एंड एन इंटरव्यू। उसके बाद अगर स्टूडेंट को लगे कि वो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, सिमिलरली वहाँ पे भी अगर उसके पास 45 to 50% मिनिमम मार्क्स हैं किसी भी स्ट्रीम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, चाहे वो कॉमर्स हो सकता है, BBA हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, उसमें भी अगर उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं। और अभी हमने PhD प्रोग्राम भी चालू किया है इस साल से। किसी को अगर अपने भविष्य में हिस्ट्री का रिसर्च करना है, उसके लिए भी SNU हिस्ट्री डिपार्टमेंट इज़ ओपन फॉर देम। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल है देवदत्ता मैम से कि मैम जिस तरह से इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो जब अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश स्ट्रीम में जाना चाहता है और अपना करियर बनाना चाहता है, तो SNU क्या कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में? देखिए, हमारे पास द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, और हम इसे कहते हैं DESNU, DESNU। हमारे डिपार्टमेंट में 3 लेवल्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल। तो हमारे जो UG प्रोग्राम्स है, पहले 3 साल होता था, अभी 4 साल का हो गया है। तो 4 साल के प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सिखाते हैं जो NEP में बताते हैं, जैसे रिसर्च ओरिएंटेड, हमारे एक पार्ट है मेंटर्ड सेमिनार, तो रिसर्च ओरिएंटेड पार्ट सिखाते हैं हम। उसके बाद हम सिखाते हैं कंप्यूटर, अगर कुछ है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कम्युनिकेटिव इंग्लिश और बहुत सारी चीज़ें ये अंडर ग्रेजुएट में सिखाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में एक लेवल अप होता है, तो जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएट में हम सिखाते हैं स्कॉलरली राइटिंग, जो भी रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आप लिटरेचर रिव्यू होता है या फिर स्कॉलरली राइटिंग कैसे लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप हम आती है अंडर द बैनर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा डिसर्टेशन भी है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। उसके बाद आता है PhD। तो PhD में हमारा 1 साल का कोर्स वर्क रहता है। कोर्स वर्क मतलब 1 साल का कोर्स वर्क मतलब 2 सेमेस्टर रहते हैं। पहले सेमेस्टर में हमारे जो दिग्गज है, जो प्रोफेसर्स हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स में SNU के, वो हमें सिखाते हैं कि रिसर्च टूल्स क्या यूज़ होते हैं, मेथोडोलॉजी क्या होता है, रिसर्च आप जो कर रहे हैं इसमें इसकी क्या ज़रूरत है, कि आप अपने आप आ जाओ एक बंद कमरे में रिसर्च करो और चले जाओ, ये इसकी कोई मान्यता नहीं है। जब तक आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, जब तक आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, कोई आप आउटपुट नहीं दे सकते, तब तक रिसर्च का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसमें। तो इसीलिए पहला सेमेस्टर आपको सिखाते हैं इसी बारे में। दूसरा जो सेमेस्टर है उसमें आपको सिखाते हैं कि आप जो लिटरेचर के ऊपर जो आप डिसर्टेशन लिख रहे हैं, जो आप थीसिस कर रहे हैं, उसमें जो थियोरीज़ है, जो प्रैक्टिकलिटीज़ है, जो थियोरीज़ है, वो सारी चीज़ें आपको सेकेंड सेमेस्टर में सिखाया जाता है। अब इससे आसानी क्या होती है, 1 साल का जो आपका कोर्स वर्क है, उस समय आप सोच सकते हो कि मुझे 1 साल के बाद मुझे इसके ऊपर रिसर्च करना है, तो आप प्रोफेसर से बात करो कि मुझे इस पे काम करना है, ये नहीं करना है, तो आपको 1 साल का ब्रेक मिलता है कि आप बस पढ़ाई करो और बाकी हम देख लेंगे।
तो बात बिल्कुल, ऐसी है। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर सोच रहे अपनी करियर बनाना इंग्लिश डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। मेरा नेक्स्ट सवाल है मलिका मैम से आपसे कि क्या कुछ प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं अगर स्टूडेंट्स हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं और हिस्ट्री में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स SNU क्या कुछ प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है? अभी तो देखिए CBCS सिस्टम जो था, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, अंडर ग्रेजुएट लेवल में 3 साल का होता था, वो अभी भी जारी है। ऐसा नहीं कि हमने उसको बंद कर दिया है। इसके साथ ही साथ जैसे मैम ने अभी हम सबको बताया, 4 साल का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम वो 4 साल का वो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन भी देते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। कोई अगर 3 साल कंप्लीट करने के बाद उसे लगे कि वो एडिशनल 1 साल करना चाहे, तो वो एडिशनल 1 साल उसके रिसर्च स्किल्स को होन करता है। इसके अलावा हम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट या MA कोर्स भी हिस्ट्री में ऑफ़र करते हैं, जो इस साल से लागू होगा। और मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि ऑलरेडी हमारे डॉक्टरल प्रोग्राम में कुछ स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं। तो अभी हिस्ट्री डिपार्टमेंट SNU में 4 प्रोग्राम्स ऐसे हैं, 2 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स CBCS और NEP के तहत, एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2 साल का और एक PhD प्रोग्राम जो 5 से 7 साल का हो सकता है। बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट सवाल है और देवदत्ता मैम से कि मैम, जिस तरह से हमने देखा था कि NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो चेंज हुआ आए थे, ऐसे में क्या स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्सेज थोड़े चेंजेस हुए, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस जो हुए थे उसको लेकर के कुछ बताएं? जी, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं। मुझे लगता है कि पहले क्या होता था, 3 साल का हुआ करता था आपका अंडर ग्रेजुएशन। उसके बाद अभी NEP 2020, जैसे आपने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंतर्गत आपका 4 साल का होता है अंडर ग्रेजुएट। अभी चौथे साल में आप क्या कर सकते हैं, यू विल हैव ऑप्शंस। 2 ऑप्शन है, आप चूज़ कीजिए BA ऑनर्स इंग्लिश, या फिर आप चूज़ कर सकते हैं, जो मुझे बहुत सही लगता है, BA ऑनर्स इंग्लिश विथ रिसर्च। अब ये दूसरा वाला क्या है, इसमें अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हैं, ये चूज़ करने के बाद आप अगर चाहे, एंड इफ़ यू मीट ऑल द क्राइटेरिया, आप अगर चाहे तो आप डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हैं। आपको मास्टर्स में जाके PhD में एडमिशन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। यू आर फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरियाज, जिसके वजह से आप डायरेक्टली PhD में जा सकते हैं। तो इससे आसानी क्या होता है कि आपका एज जब बहुत ही कम है, तब आप इजीली PhD में जा सकते हो और जाके आप जल्दी से अपना करियर का शुरुआत कर सकते हैं। तो ये आ गया पहला जो आपका चेंज, विच इज़ कि 4 साल का कोर्स। अभी आते हैं दूसरे वाले में। तो पहले से ही हमारा एक सिस्टम था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC। तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या होता है, सपोज़ आप मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ कि पहले ईयर में आपको एक स्टूडेंट को मिलते हैं 100 क्रेडिट्स। अगले अगर आप पास आउट हो जाते हैं, अगले ईयर में, सेकेंड ईयर में स्टूडेंट को मिलते हैं 150 क्रेडिट। तो अब जब स्टूडेंट तीसरे साल में जाएगा, कितने टोटल है उसके पास, 250। अभी अचानक से मैं स्टूडेंट हूँ, किसी भी वजह से, वो पर्सनल रीज़न हो, फाइनेंशियल रीज़न हो, जो भी हो, एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो अभी पहले क्या होता था, पहले वाला जो सिस्टम था उसमें स्टूडेंट जस्ट उसे कोई 2 साल का कोई मुनाफा कुछ नहीं मिलता था, वो वापस चला जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो क्रेडिट सिस्टम है, इस क्रेडिट सिस्टम में अभी स्टूडेंट क्या करता है, इस क्रेडिट सिस्टम में वो डायरेक्टली चला जाता है 3rd ईयर में। कि सपोज़ मैं बॉम्बे चली गई, बॉम्बे से 2 साल मैंने नौकरी किया, नौकरी करने के बाद मैं वापस आई, आके मैंने 3rd ईयर में एडमिशन लिया और मेरे पास कितने क्रेडिट्स हुए, 250। तो ये 250 क्रेडिट्स पूरा ब्लैंक स्लेट नहीं है, मैं मुझे शुरू करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, पहले बहुत स्टूडेंट्स, अब लिटरेसी लेवल बहुत कम हुआ करता था, बिकॉज बीच में स्टूडेंट्स छोड़ देते थे। तो ये हो गया आपका दूसरा वाला सिस्टम। तो इसे हम क्या कहते हैं, MEME, जो मल्लिका मैम ने अभी कहा, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही फ़ायदेमंद
चीज़ है जो NEP 2020 ने इम्प्लीमेंट किया है। बिल्कुल, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं और उनके लिए एक बेनिफिट रहेगा अगर वो ऑप्ट कर रहे हैं, अगर SNU में, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो। तो यहाँ पर बहुत कुछ लेकर के सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया। मेरा नेक्स्ट सवाल है मल्लिका मैम आपसे कि जिस तरह से पहले टाइम पर जो यूनिवर्सिटीज़ में अगर मैं कहूँ तो 40 साल पहले पढ़ाए जाते थे और अभी किस तरह से यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, क्योंकि 40 साल और अभी काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, तो कितनी कुछ डिफरेंस है ताकि जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री के तरफ जाना चाहते हैं, हिस्ट्री स्ट्रीम में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, कि उन्हें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और वो हिस्ट्री को ऑप्ट कर सके अपने एज अ करियर। देखिए, NEP के तहत जैसे देवदत्ता मैडम ने ऑलरेडी कहा है, बहुत एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया जा रहा है। सिर्फ कोई पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ने के लिए आ रहा है। वो अगर हिस्ट्री ले तो उसको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, उसको NCC या NSS प्रोग्राम्स में एनरोल करना पड़ता है, योगा सीखना पड़ता है, उसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखना पड़ता है। बट उसके भी अलावा हिस्ट्री के अंदर भी विभिन्न दृष्टिकोण हम अपनाते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम जेंडर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो किसका हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सबऑल्टर्न का, जो पतित हैं, जो दलित हैं, या फिर सिर्फ राजा और रानियों का। तो अभी हिस्ट्री को हम एक होलिस्टिक अप्रोच से अप्रोच करते हैं। इससे क्या होता है, एक स्टूडेंट के पास काफ़ी सारे दृष्टिकोण हाथ में आ जाते हैं जिसका वो सहज से इस्तेमाल कर सके। पर इसके अलावा भी आप देखिए, हिस्ट्री अगर कोई सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़े तो वो एक और चीज़ होती है। पर अगर कोई हिस्ट्री अपने करियर को बढ़ाने के लिए, सोचिए वो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस हो या कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसको पढ़ने के लिए एक अलग सा तरीका अपनाना पड़ता है। तो इसका भी हम बिल्कुल जिम्मेदारी लेते हैं। क्या करते हैं इसके लिए, हम स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए हम मॉक टेस्ट्स देते हैं, सिमुलेटेड एक एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट तैयार करते हैं ताकि स्टूडेंट इसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ सके। चाहे वो फ्यूचर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहे, या फिर रिसर्चर बनना चाहे, या फिर मेरे जैसे प्रोफेसर बनना चाहे यूनिवर्सिटी लेवल में। हर तरीके से हम स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं, जो शायद पहले नहीं हुआ करता था। अभी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच और एक होलिस्टिक अप्रोच से हम हिस्ट्री को और भी वाइब्रेंट कर देते हैं। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर मेरा नेक्स्ट सवाल है देवदत्ता मैम से कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर द एडमिशन, अगर प्रोसेस जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट में एट द UG, PG एंड PhD लेवल्स, क्योंकि जो दर्शक, जो स्टूडेंट्स हमारा ये शो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर है। जी, ये बहुत ही लंबा सवाल पूछा है आपने। मैं एक एक करके विस्तार से थोड़ा समझाती हूँ आपको। तो UG लेवल क्या होता है, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है, जैसे मैंने कहा वो 4 साल का होता है। अभी आप +2 के बाद या 12th के बाद, बोर्ड के बाद आपको मिनिमम 55% एग्रीगेट चाहिए होगा। तो 55% के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, कि आप हमारे SNU में, हमारे डिपार्टमेंट में, कि आपको इंग्लिश पढ़ना है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसे हम कहते हैं SNU ET। उसका मतलब है सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इस टेस्ट में ये ऐसा नहीं है कि बेसिक क्वेश्चंस कर दिया और आप पास हो गए। उसमें आपको डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए जाएंगे। बहुत ही आसान सवाल रहते हैं कि जो आपने 10th 12th में जो भी पढ़ा है, उसमें आपके लिए स्पेशल क्वेश्चंस किए जाएंगे कि आप उसमें आंसर करते हैं। इफ़ यू मैनेज टू पास, अगर आप उसमें पास कर जाते हैं, उसके बाद आप एडमिशन्स डिपार्टमेंट जो है हमारा यहाँ पे, तो एडमिशन्स टीम आपसे कांटेक्ट करेंगे। करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस है स्टेप 2। पहला स्टेप क्या था, SNU ET। दूसरा स्टेप है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होगा, हम जो फैकल्टीज़ है, सपोज़ मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और आप स्टूडेंट हो, तो आप आते हो, मुझसे बात करते हो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। इफ़ आई फील दैट आप सही जवाब देते हो एंड अगर मुझे लगे कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो फिर मैं एडमिशन्स टीम को कहती हूँ कि आप इन्हें प्लीज़ हमारे डिपार्टमेंट में ले लीजिए। तो ये हो गया ग्रेजुएशन जी। अब है MA। तो MA में अभी 2 साल का अभी है MA का
डिग्री, लेकिन अभी NEP 2020 के तहत अभी 1 साल का हो जाएगा। मुझे कुछ स्टूडेंट्स कभी कभार कहते रहते हैं कि मैम हमारा तो यहाँ पे देखिए 4 साल का 1 साल बढ़ गया हमारा, तो देन हमारा 1 साल का लॉस हो गया MA में, ये बहुत ख़राब चीज़ है मैम। फिर मैं उन्हें बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 1 साल बढ़ गया है, आप ऑप्ट कर सकते हैं कि BA ऑनर्स विथ रिसर्च। तो BA ऑनर्स विथ रिसर्च आप करें तो आपको मास्टर्स करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली, इफ़ यू आर गुड इनफ स्टूडेंट, अगर आप कहते हैं कि मुझसे होगा ये, तो आप डायरेक्टली PhD में चले जाइए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं, और थोड़ा सा मुझे रिसर्च में थोड़ा सा रहना है, मुझे और थोड़ा सा सीखना है, तो 4 साल के बाद 1 साल का MA रहता है। तो 1 साल के MA में आपको सेम SNU ET देना पड़ता है, और देने के बाद फिर आप इंटरव्यू होता है, एंड इंटरव्यू के बाद इफ़ यू आर सिलेक्टेड देन आप डिपार्टमेंट में आते हो। PhD मतलब डॉक्टरल जो है हमारा, PhD में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नेचुरली उसका लेवल ही थोड़ा अलग है। बिल्कुल। तो अभी PhD में देयर आर 2 कैटेगरीज। पहला क्या है? पहला है अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं, अगर आप नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हैं। उसमें आपको रिसर्च प्रपोजल वगैरह जो जो चाहिए होता है सब कुछ वेबसाइट में अवेलेबल है, या फिर आप डिपार्टमेंट को कॉल करके या फिर एडमिशन्स टीम को कॉल करके यू कैन फाइंड आउट। तो आप अगर नेट क्वालिफाइड है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू में जा रहे हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको RET एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, RET। ये SNU ET टाइप का ही है कि अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू में जाते हो, एंड उसके बाद तो जैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया तो आप सबको पता ही है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से मैम आपने समझाया, एंड आई होप जो स्टूडेंट्स हमारा ये शो देख रहे हैं और उनका इंटरेस्ट इंग्लिश में है, तो डेफिनेटली उन्हें क्राइटेरिया पता चल गया होगा कि किस तरह से आप इनरोल कर सकते हैं। मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल है मलिका मैम से कि स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं वो SNU में क्यों चूज़ करें? क्या कुछ अलग लेकर के आए हैं सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री के लिए जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, SNU एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, प्रोग्राम्स SNU को चूज़ किया जाता है एज द साइट, चाहे वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ का ही कोई प्रोग्राम हो या फिर AICTE का प्रोग्राम हो, SNU को चूज़ किया जाता है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ही कुछ अलग सा है। वहाँ पे बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स को लिया जाता है, एक्सपीरियंस्ड और नए जो जागरूक, काफ़ी एंथुजियास्टिक जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो हमारे SNU फैमिली के हिस्सा है। उसके साथ ही साथ हमारा जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी अपडेटेड लाइब्रेरी है, ना ही सिर्फ किताबों का आपको पूरा संग्रहालय मिलेगा, उसी के साथ आपको रिसोर्सेज काफ़ी सारे मिल जाएंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है। कंपेटिटिव लेवल से अगर आप उसको मापें तो फिर वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सा है। इसके साथ ही साथ हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी ख़ास है। एक तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कोऑपरेटिव और काफ़ी एरुडाइट दिग्गज लोग हैं, चाहे वो हमारे चांसलर सर हो श्री शुत्तम राय चौधरी, या फिर हमारे वाइस चांसलर सर प्रोफेसर ध्रुवज्योति चट्टोपाध्याय, हमारे रजिस्ट्रार सर सुमन चैटर्जी, या फिर हमारे जो डीन रह चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुबीर धौर, और अभी हमारे जो डीन हैं सोशल साइंस के प्रोफेसर सुरजीत मुखोपाध्याय, ये काफ़ी एस्टैब्लिश्ड नाम है। उसी के साथ हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मेंबर हैं बहुत ही नामी हिस्टोरियंस हैं। एक तो है प्रोफेसर सुरंजन दास और दूसरे हैं प्रोफेसर शांतनु चक्रवर्ती। इनके प्रोत्साहन से हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी बढ़ रहा है। हर चीज़ में वो हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे फैकल्टी मेंबर्स का मन अच्छे से उत्साह बढ़ाते रहते हैं, जिसके कारण हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी प्रोत्साहित होते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी जिनको भी इंटरेस्ट है हिस्ट्री में वो SNU हिस्ट्री डिपार्टमेंट को चूज़ करें। बिल्कुल, अगर प्रोफेसर्स आप जैसी हो तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ज़रूर हिस्ट्री ऑप्ट करें, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को समझा रही है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री को बोरिंग समझ रहे हैं वो बिल्कुल हिस्ट्री को बोरिंग नहीं समझेंगे। मेरा आखिरी सवाल है देवदत्ता मैम से कि क्या कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे एस्पायरिंग
स्टूडेंट्स को जो कि इस बार क्लास 12 खत्म हुए हैं एंड अपने करियर को लेकर के बहुत सोच रहे कि आगे वो क्या कुछ करें? जी ज़रूर। देखिए, हर स्टूडेंट अलग होता है। कुछ चाहते हैं कि हम रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद हम टीचिंग लाइन में जाके स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएं। लेकिन और एक जो मुझे सही लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं, हमें जल्दी से नौकरी करनी है। हर दृष्टिकोण सही है, कोई गलत नहीं है, कोई सब कुछ सही है। तो उसमें क्या होता है कि आप हमारे डिपार्टमेंट को देखिए, पिछले साल जो पास आउट बैच है उनमें से 75% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल गया है। आप ईस्टर्न इंडिया में ऐसा एक डिपार्टमेंट ढूंढ के मुझे बताइए ह्यूमैनिटीज़ में जिसमें 75% प्लेसमेंट है। इसमें हम प्लेसमेंट, आप देखिए अमेज़न में प्लेसमेंट है। इंग्लिश स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। इन्हें अमेज़न में नौकरी मिला है, ब्रिटिश काउंसिल में मिला है। अब ब्रिटिश काउंसिल से मुझे याद आता है कि हर साल हमारे यहाँ पे कोलकाता बुक फेयर होता है। ब्रिटिश काउंसिल हमारे डिपार्टमेंट से काफ़ी स्टूडेंट्स को लेके इंटर्नशिप्स करवाते हैं। हम वी प्रिपेयर द स्टूडेंट्स कि हम उन्हें अच्छे से समझाते हैं कि हर स्टूडेंट को, इन्हीं स्टूडेंट्स की आप अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लीडरशिप क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये सब हम सिखाते हैं इन्हें। सिखाने के बाद ब्रिटिश काउंसिल से लोग आते हैं, इन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद इन्हें हर साल हमारे डिपार्टमेंट से इन्हें इंटर्नशिप्स मिलता है। ऐसी अच्छी बात है कि ये स्टूडेंट्स को इतने पसंद है ब्रिटिश काउंसिल के लोग कि वो लोग उन्हें परमानेंटली इंडक्ट कर लेते हैं जी, आफ्टर देयर रिक्विजिट इंटर्नशिप। तो मुझे यही लगता है कि आपको रिसर्च में जाना है या फिर आपको प्लेसमेंट्स चाहिए, जो भी है, वेलकम टू द इंग्लिश डिपार्टमेंट एट SNU। बिल्कुल सेम मेरे सवाल है मलाइका मैम आपके, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि एस्पायर करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो कि स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल क्लास 12 ख़त्म हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? हिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत ही अनूठा एक डिपार्टमेंट है SNU में, और हिस्ट्री के करियर काफ़ी सारे हैं। चाहे वो एकेडेमिया में हो, वो प्रोफेसर बनना चाहे, स्कूल में टीचर बनना चाहे, या फिर रिसर्चर बनना चाहे, हिस्ट्री डिग्री का काफ़ी अभी मूल्य है। अभी जर्नलिज्म, मास कॉम, न्यूज़ मीडिया में भी काफ़ी सारे हिस्ट्री के ही लोग आते हैं। आप अगर सोचिए, जो दिग्गज हमारे जर्नलिस्ट हैं वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के ही होते हैं कहीं ना कहीं से। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एक्सटर्नल अफेयर्स में हिस्ट्री ग्रेजुएट्स का काफ़ी सारा डिमांड होता है, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बने या फिर थिंक टैंक का हिस्सा बने। और आर्काइविस्ट, म्यूज़ियम क्यूरेटर्स या फिर म्यूजियोग्राफर्स, आर्कियोलॉजी में तो हिस्ट्री का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं प्रोत्साहित करूँगी स्टूडेंट्स को कि वो हिस्ट्री को चूज़ करें SNU में। चलिए, थैंक यू सो मच आप दोनों दिग्गजों का। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया और बताया कि अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में अगर अपने करियर को चूज़ करें या फिर आप डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री को अपने करियर को चूज़ करें, तो इन दोनों ही डिपार्टमेंट में आपके पास करियर के बहुत सारे चांसेस है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, आप अपने करियर को एक अच्छा शेप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आज का हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए ताज़ा TV। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी। ऐसा ये मदहोश सा पल है।